नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट स्टार ACES 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें आपको कि ये अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया। वहीं जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हरियाणा को मिला अवार्ड, जहां आपको बता दें कि स्पोर्ट स्टार ACES 2022 का अवार्ड हरियाणा को मिला है। जहां बता दें आपको ट्वीट कर प्रदेशवासियों को संदीप सिंह ने बधाई दी। हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। बता दें आपको स्पोर्ट स्टार ACES 2022 का अवार्ड हरियाणा खेल नीति को मिला है। जहां बता दें आपको कि बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से हरियाणा खेल नीति को नवाजा गया है। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह को यह अवार्ड दिया गया है। जहां अवार्ड मिलने के बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को अवार्ड के लिए बधाई दी। हरियाणा को अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस 2022 का मिला। बता दें आपको, जहां बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ अवार्ड से हरियाणा को नवाजा गया है। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर CM मनोहर लाल भी मौजूद रहे। वहीं 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरज कुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर रखी गई है। वहीं हर खबर ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेले में ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। मैं माननीय अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर आदरणीय कंवर पाल जी का इनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 2 साल से हम लोग कोरोना की वजह से बाहर ही ना निकल पाए और लगातार लॉकडाउन की स्थिति, कभी कोरोना तेज हो रहा है और जो लास्ट वेव हमने निकाली ओमिक्रॉन से जो पहले निकाली वो बहुत घातक थी। तो ये मैं सोचती हूँ मुख्यमंत्री जी की बहुत दिल की जो एक दर्द होता है, चाहे वो बुनकरों के साथ, कारीगरों के साथ, कलाकारों के साथ और हरियाणा के लिए विशेष तौर से, तो मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। जो हमारा यहाँ इस पर्यटन का विभाग जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस सूरज कुंड मेले में, उसका हम भाग है। और जो हमारा ये पार्टनर स्टेट है आज इस पूरे इतने बड़े जो आयोजन हो रहा है ये मेला, उसका हम इस साल पार्टनर स्टेट है। हम अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को यहाँ प्रायोजित करने के लिए आए हैं इस मेले में। उम्मीद है लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा। हमारे और भी साथ साथ कुछ और फेस्टिवल्स भी लोकली चल रहे हैं। हम यहाँ पे सूरज कुंड मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिनी जम्मू कश्मीर दिखाया गया है। डिफरेंट रेप्लिकास है, जैसे कि सामने हमारा जो अपना घर है, ये हाउस बोट है और डिफरेंट किस्म के यहाँ पे टूरिज्म जो अट्रैक्शंस, कल्चरल अट्रैक्शंस है, उनको दिखाया गया है। जो जम्मू कश्मीर को देखना चाहता है वो यहाँ आके एक उसकी तस्वीर देख सकता है जो हमने यहाँ पेश करने की। वहीं झज्जर में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह जून के कार्यालय में हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनाए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला हुआ है। इसी के तहत आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है
और हर परिस्थिति में काम करने को तैयार रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस ने मंथन किया है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आलाकमान के समक्ष अपने सुझाव भी रखे हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। तो मेरा राजकीय रहेगा, कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मेन काम तो आपने करना है और आपको भी इज्जत मान कि आज मीटिंग जो बुलाई थी वो पूरे हरियाणा के अंदर हम कांग्रेस के मेंबरशिप की जना चल रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैंने सारे अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए कि भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आप बना सके वो कांग्रेस के मेंबर बनाइए, ताकि जो है ना मैं चाहता हूँ भादगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है ना मेंबर बने मेरा अपने हल्के के अंदर, बाकी हल्कों से ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि जना जितने भी यंगस्टर मोस्टली 90% यंगस्टर आए हुए थे और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ना मेंबरशिप बना के भादगढ़ को। मेवात जिले की दुर्गा वाहिनी की प्रांत सह संयोजिका नेहा सिंह की अध्यक्षता में नूह से सैकड़ों की संख्या में दुर्गा वाहिनी द कश्मीर फाइल मूवी को देखने के लिए गए। वहीं इस दौरान नेहा सिंह ने कहा कि मेवात के हालात कश्मीर से कम नहीं है, यहाँ पर भी आए दिन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। जिले के 103 गांव से हिंदू जा चुके हैं, अब हिंदू जाग चुका है और जिले में अब धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। इसीलिए दुर्गा वाहिनी ने यह कदम उठाया है, जिससे आने वाले समय में मेवात को कश्मीर की तरह होने से बचाया जा सके। और जो आज मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए उठ रही है, इस आवाज को अब बंद करने का समय आ चुका है। इसीलिए सैकड़ों की संख्या में दुर्गा वाहिनी द कश्मीर फाइल को देखने के लिए जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी शाखा की तरफ से भी जा रहे हैं, हमारे स्कूल की तरफ से भी हमने इंफॉर्मेशन ली थी और दुर्गा वाहिनी पूरी दुर्गा वाहिनी जा रही है। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि इतनी संख्या हमने यहाँ पे इकट्ठी की और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और अपने हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। आज हम सब कश्मीरी पंडितों पे जो फिल्म है दी कश्मीरी फाइल्स देखने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने इतिहास के बारे में कुछ जानें, हमारे पंडितों पे जो गुजरी है उसके बारे में जानें, ताकि हम भी अपने लिए और अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जैसे कश्मीर को भी अब पाकिस्तान बनाने की मांग थी, ऐसे ही यहाँ एक मेवात है जिसको पहले कभी ब्रजमंडल कहा जाता था। तो इस जो अपना ये मेवात है, इसको भी ये बार बार मांग करते हैं कि इसको भी मिनी पाकिस्तान बनाया जाए, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हिंदू जाग चुके हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। जैसे 1 लाख यहाँ पर 120 गांव के धर्म परिवर्तन करा चुके थे, उनको धर्महीन कर चुके थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम सब जाग। फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है। अब ये फिल्म राजनीति मुद्दों का भी हिस्सा बन गई है। वहीं इस बीच बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने और हकीकत जानी। वहीं बता दें आपको कि फिल्म देखने के बाद विधायक ने बयान देते हुए कहा कि ऐसे विवेक अग्निहोत्री और पैदा होना चाहिए, ताकि बाकी हकीकत से भी भारत की जनता को रूबरू कराया जा सके। साथ ही कहा कि मीडिया और बॉलीवुड को भी पहले दबाया जाता रहा, जिसके चलते आज तक हकीकत सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि फिल्म में भी कश्मीरी पंडितों द्वारा 370 धारा हटाई जाने की मांग को दर्शाया गया है। लोगों का कहना था कि 370 धारा हटने के बाद अशांति फैल जाएगी, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार द्वारा 370 धारा हटाई गई, कोई भी विवाद पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक पटाखा तक नहीं चला। अगर सरकारें करना चाहे तो सब कुछ संभव है। सबसे पहले तो कश्मीर फाइल में कश्मीर के पंडितों का किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार और वहाँ से जो निकाले गए, तो उस हकीकत को बयान इस पिक्चर के माध्यम से हुआ है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस पिक्चर को देख के अब बॉलीवुड भी आप देख रहे हो किन के हाथों में खेल रहा है। ये तो विवेक अग्निहोत्री ने किस तरह की दिलेरी दिखा के और इस हकीकत को दिखाने का जो काम किया है, ये भी कोई कम नहीं है। तो और पूरी दुनिया को
बल्कि देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार का इस पिक्चर के माध्यम से। महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया में सर्वोदय लाइब्रेरी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। बता दें आपको कि इस लाइब्रेरी का संचालन सर्वोदय संगठन की ओर से किया जाएगा। इस अवसर पर सिविल जज विकास यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। वहीं सिविल जज विकास यादव ने कहा कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने अपने युवा साथियों को दिशा दिखाएं और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। बता दें आपको कि कार्यक्रम में सर्वोदय संगठन के अध्यक्ष श्री प्रदीप यादव ने गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया और संगठन की भावी योजनाओं का लेखा जोखा पेश किया। आज का कार्यक्रम विशेषतः नई युवा पीढ़ी के लिए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए और गांव के युवाओं ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयास को सिरे चढ़ाने के लिए एक अगला कदम है। हम काफ़ी दिन से प्रयासरत थे कि युवा के उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा वातावरण और जो बाहर के कंपटीशन वर्ल्ड है उससे वो कम्पीट करें। हमारे यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे मोटिवेशन में के साथ उस एग्ज़ाम को कम्पीट करें तो ये बहुत आगे निकलेंगे। उसी दिशा में एक कदम है कि सर्वोदय संगठन द्वारा गांव के युवाओं ने मिलकर, साहसी नौजवानों ने मिलकर लाइब्रेरी की सोच रखी और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम। हम लोग इस पे काम कर रहे थे, गांव के लोगों से समर्थन जुटाया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने सहयोग दिया और ये धीरे धीरे ये योजना परवान चढ़ी और आज इसका शुभारंभ करके हम लोग एक बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से कर सके, उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए बता दें आपको कि पूरे हरियाणा में NMMS स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप परीक्षाएं कराई जा रही है। बताते चले आपको कि झज्जर जिले में भी यह परीक्षा कराई गई, जिसके तहत झज्जर जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 3 परीक्षा केंद्रों में लगभग 650 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को 1000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये परीक्षाएं जो है NMMS नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षाएं हो रही हैं। जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज हमारे सेंटर में 242 बच्चों की परीक्षाएं थी, जिसमें 211 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और परीक्षा बड़े स्मूथ तरीके से चली हुई है। किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप वगैरह। खबर तोशाम से है, जहां किसानों ने रबी की मुख्य फसल सरसों की कटाई शुरू कर दी है। सरसों की कटाई के दौरान किसानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊंचे भाव मिलने की आस लगाए बैठे किसानों को उम्मीद है कि इस बार उनको काफी मुनाफा होगा। दरअसल खरीफ के मौसम की फसलों से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ था, जिससे किसान काफी निराश थे। अब उनकी उम्मीदें दोबारा जगी है। देखो तो ठीक है ही, बीच बीच में तो पेड़ उड़ रहे हैं, देखो दिखने लग रहे। तो उम्मीद है कि अच्छी फसल हो जाएगी इस बार। उम्मीद तो है। भाव भी ठीक बताओ है, भाव ठीक है जा तो अभी तक ठीक चल रहा है। हाँ अभी तो ठीक बताओ। कैथल के गांव भाना में पैसे की लेनदेन के चलते चाचा ने भतीजे का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि होली की रात कोटड़ा गांव के तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मृतक के परिवार को तलाश रही थी। इसी दौरान मृतक सुरेश की बहन ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई लापता है, तो पता चला कि सुरेश का किसी ने कत्ल कर दिया है। शिकायत के आधार पर जांच की जिम्मेदारी CID पुलिस को सौंपी गई। वही मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
संयुक्त कार्यक्रम था को हमें कोटड़ा गांव में राजौंद के एरिया में एक डेड बॉडी मिली थी तालाब के किनारे। तो उसकी शनाख्त हो गई तो वो भाणे का रहने वाला था, सुरेश नाम था उसका। उसकी घर वालों ने कंप्लेंट थाने में दे दी, हमने FIR कुंडरी थाने में दर्ज कर ली। तो हम मामले की तह तक पहुंचे, SP साहब ने CIA 2 की और कुंडरी SHO की जिम्मेवारी लगाई। तो हमने इसमें 2 बंदे कल गिरफ्तार कर लिए, जसविंदर और रोहित। वो भी भाणा गांव के, ये मरने वाला भी भाणा गांव का था। इनका ये मामला था अभी तक हमारी तफ्तीश में जो आया है। ये जसविंदर ट्रक ड्राइवर था ये, और ये अपने ट्रक पर इसके साथ ये सुरेश को भी लेके गया था। संयुक्त कार्यक्रम था। गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें आपको कि पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियारों को बरामद किया है। साथ ही मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने मामले का खुलासा किया है। बता दें आपको कि आरोपी के पास से पुलिस को 25 पिस्टल मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो गुरुग्राम में अवैध हथियार की सप्लाई करता था। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं आरोपी के साथ अवैध हथियार को बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये NCR में जो हथियार सप्लाई करने की इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे ACP क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की, और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत, जिसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बोड़ा कृष्णगढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है। 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं। और इसके बाद आगे पहले कहाँ कहाँ सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 25वां दिन है। रूसी सेना का अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हो सका है। कीव पर कब्जे की जंग में अब तक 228 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं जंग में अब तक 912 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें आपको कि यूक्रेन के मिकोलवे मिलिट्री बेस पर भी रूस ने बड़ा हमला किया है। हमले में कई इमारतें खंडहर बन गई है। वहीं मिलिट्री बेस ने अब तक 50 शव निकाले गए हैं। इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों के मुताबिक हमले के वक्त इमारत में करीब 200 सैनिक थे, जहां रूस ने मेलिमेव मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमला किया था। बता दें आपको रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और इस बीच आज यूक्रेन और रूस के बीच जंग का 25वां दिन है। देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1761 नए मामले सामने आए हैं और 127 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में 3196 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर हम बात करें कोरोना की रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% पहुंच गया है। वहीं फिलहाल देश में 26,240 कोरोना के मामले एक्टिव है। बता दें आपको लगातार देश में कोरोना के मामले घटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान देश में कोरोना से राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। 1761 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो 98.74% लोग अभी तक कोरोना से रिकवर हुए हैं। वहीं 1761 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 3196 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है।
बता दें आपको, हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 39 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 94 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 1 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.87% हो गया है। गुरुग्राम में 24, फरीदाबाद में 1 और यमुनानगर में 3। वही बता दें आपको, कोरोना से प्रदेश में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम में 32, फरीदाबाद में 1 नए मामले मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें यमुनानगर और नूह की, तो यमुनानगर में 3 और नूह में 1 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। एक दिन में 39 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के। वहीं कोरोना से 94 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 1 कोरोना मरीज की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो 98.87% रिकवरी रेट है। वहीं यमुनानगर में 3 और नूह में 1 केस कोरोना के सामने आए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत बिहार के जिला बेगूसराय में रहने वाले 19 साल के एक शख्स ने झुग्गियों में रहने वाली 4 साल की बच्ची को पहले तो ट्रॉफी दिलाने का लालच देकर किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले बच्ची को तलाशने लगे। तभी बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 363, 366A, 376, 6 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक शमशीपुर बिहार का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। 19 साल उम्र है उसकी। क्या 3 की घटना है, इलाके में इस जुर्म के तहत अपराध हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है। और बालवती है इसमें 4 साल की बच्ची है, कैसे लाके लेके गया था और उससे रेप गलत काम किया है। झज्जर में एक बार फिर नगर परिषद एक्शन में है। बता दें आपको कि शहर में मुख्य चौक चौराहे से होर्डिंग्स को उखाड़ने का काम किया गया। नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसी को लेकर सभी पार्टी के नेताओं ने अपने प्रचार में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए हुए थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि होर्डिंग होने के कारण ना तो जगह का पता चल पा रहा था और ना ही दिशा सूचक निशान नजर आ रहा था। वही जी, हमारे ऑफिस से जैसे भी आदेश मिलते हैं ना, तो हम उस हिसाब से उतारवाते हैं सारे। पूरे शहर में से उतारे जा रहे हैं? हाँ जी, पूरे शहर में से उतारे जा रहे हैं। कुछ सुबह उतर गए, कुछ अब उतर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों उतारे जा रहे हैं? ये तो जी ऑफिस में ही पता होगा जी, ऑफिस वालों ने ऑर्डर दिया ना जी। हाँ, इसलिए उतरवा रहे हैं। नगर परिषद की ओर से? हाँ जी। अच्छा, तो कितने उतारे हैं? शिफ्टों में बताया? हाँ, अभी कुछ सुबह उतारे हैं, कुछ अब उतार रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। पूरे शहर में से चौक चौराहों पर से उतारो? हाँ, चौक चौराहे जितने भी रोड है, मेन रोड है, सब। झज्जर की जेएलएन नहर में एक महिला का शव मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार जेएलएन नहर के पीछे से ये शव बहकर आया था। वहीं किसी ने उसके सिर पर चोट मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद शव को जेएलएन नहर में बहा दिया गया था। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। कल जेएलएन नहर में एक नाम पता ना मालूम स्त्री की नाश प्राप्त हुई थी भाई जी, जो शनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए मोर्चरी जीएच झज्जर में रखी हुई है। क्या कुछ पहचान है सर? इसके सिर में चोट लगी हुई है। अच्छा, कितने वर्ष की है? ये करीब 35-40 साल की है। अज्ञात है? अज्ञात है। पीछे कहाँ से आई है जी? ये पीछे से बह के आई हुई है, ये पता नहीं कहाँ से आई है। 72 घंटे के लिए रखवा दिया है इसको। और क्या तस्दीक है सर इसके अलावा? इसमें ये नग्न अवस्था में है, पैरों में सलवार है, एक पैर में जूता है।
झज्जर पुलिस को नशा विरुद्ध अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको कि रोहतक रोड पर बिरधाना गांव के मोड़ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को ट्रक से लगभग 5 किलो अफीम बरामद हुई। बता दें आपको कि ट्रक में अफीम के 3 पार्सल रखे हुए थे। पुलिस ने मामले में सिरसा के रहने वाले महेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। झज्जर पुलिस पिछले कुछ समय से नशा विरोधी अभियान के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत निशानी की कार्यवाही करने पे पुलिस वही शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कल 18 मार्च को हमें दोपहर को गुप्त सूचना मिलेगी, रेवाड़ी की साइड से एक ट्रक आएगा जिसमें कोई नशीला पदार्थ हो सकता है। तो इस सूचना पर हमने सही मानकर अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की। एएसआई अनिल जो हमारे सीआई स्टाफ झज्जर से है, उसके नेतृत्व में 4-5 मुलाजिमों की रेडिंग पार्टी तैयार की और उसको हमने रोहतक रोड पर बिरधाना मोड़ के नज़दीक हमने अपनी नाकेबंदी शुरू की। तो फिर कुछ देर के बाद वो ट्रक आया, इसको हमने रुकवाया। रोकने पर उसकी अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की, क्योंकि नशीला पदार्थ होने का शक पहले से ही था। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पूरी विधि अनुसार जब उसको चेक किया तो ट्रक के टूल बॉक्स से हमें 3 अलग अलग पैकेट में ये अफीम बरामद हुई। एक में 1 किलो 130 ग्राम, दूसरे में 1 किलो 2 किलो 134 ग्राम और तीसरे में 1 किलो 886 ग्राम। तो टोटल ये 5 किलो 130 ग्राम के करीब हुई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।